हाँ बच्चों, सभी लोगों को मेरी तरफ से सुप्रभात। जैसा कि मैं कल आप लोग को पढ़ाया था कारक प्रकरण के बारे में, तो हम आशा करते हैं आप लोग भली भांति जान गए होंगे। तो कारक प्रकरण को छोड़कर हम इस समय आप लोग को संधि के बारे में बताना चाहते हैं। तो संधि प्रकरण में सर्वप्रथम हम संधि किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं उसके बारे में आप लोग को बताना चाहते हैं। और संधि के कितने भेद हैं, है ना। संधि के भेद जो होंगे और स्वर संधि के कितने भेद हैं, है ना। तो आज संधि प्रकरण, तो संधि प्रकरण में अब संधि किसे कहते हैं, कहते हैं परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता। कह रहे परः, परः मतलब क्या होता है, अत्यंत निकट, है ना। अत्यंत सन्निकर्षः, सन्निकर्षः सम निउपसर्ग है ना। सम कह रहे निकर्ष, सन्निकर्ष, तो अत्यंत निकटता को ही क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। अत्यंत निकटता को कह रहे दो वर्णों की अत्यंत निकटता को संहिता कहते हैं, है ना। दो वर्ण की अत्यंत, दो वर्णों की अत्यंत निकटता को संहिता कहते हैं। अब कह रहे हैं संहिता, संहिता मतलब क्या होता है, अत्यंत निकटता। परासन्निकर्ष अत्यंत निकटता के कारण दो वर्णों के मेल से, है ना, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, है ना। कह रहे हैं अत्यंत निकटता के कारण दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब संधि का तात्पर्य क्या है, जोड़ या मेल। संधि मतलब क्या है, जोड़ या मेल। तो कह रहे हैं अब संधि में क्या होता है, जैसे अत्यंत निकटता, संहितायाम विषय, कह रहे हैं संहिता के विषय में जो दो पद, दो शब्द जब पास पास होते हैं तो कह रहे हैं पहले शब्द का अंतिम वर्ण, है ना, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, है ना, इन दोनों में जो विकार उत्पन्न होता है ना, चाहे वो पहले शब्द के अंतिम वर्ण में हो या दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में हो, या दोनों में कभी कभी जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, है ना। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ वही संधि है। संधि कैसे, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया हिम और आलय, है ना, हिम आलय। कह रहा है पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इनमें चाहे वो पहले में विकार हो चाहे दूसरे में विकार हो, कह रहे हैं या तो कभी कभी दोनों में विकार होता है, कोई दोनों में विकार होकर जो नया वर्ण बनता है ना, उसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब जैसे यहाँ क्या है, माँ, माँ क्या है, व्यंजन। तो कह रहे हैं व्यंजन में हमेशा स्वर जुड़ा रहता है, तो यहाँ लास्ट वर्ड इसका क्या हो गया, आ हो गया, और यहाँ दीर्घ आ। कह रहे हैं या तो इसमें विकार होगा या इसमें होगा या फिर दोनों में विकार होगा, है ना। दोनों में विकार होकर कोई नया शब्द बनेगा, नया वर्ड बनेगा। तो ये आ और आ दोनों विकार उत्पन्न होकर दीर्घ आ हो गया। तो कह रहे हैं इसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब आगे संधि के बारे में तो जान गए। अब कहते हैं संधि कहाँ कहाँ होती है, संधि कहाँ कहाँ होती है। संधि हम सब जगह कर सकते हैं ऐसा तो है नहीं। कह रहे हैं संधि कहाँ कहाँ होती है, कह रहे हैं संहिता, संहितैक पदे नित्या, संहितैक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम पेक्षते, है ना। कह रहे हैं संहितैक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम पेक्षते। तो कह रहे हैं
संहितैक पदे नित्या, नित्या मतलब सदैव, हमेशा। कह रहे हैं कि नित्या संहितैक पदे, संहिता कह रहे हैं संहिता कहाँ कहाँ होती है, एक पद में, पदे सप्तमी विभक्ति एकवचन, तो कह रहे हैं एक पद में नित्य रूप से संहिता होती है ना। एक नित्य मतलब क्या होता है, सदैव, हमेशा, एक पद में, अर्थात एक पद में नित्य रूप से संहिता होनी चाहिए, है ना। संधि एक पद में हमेशा अर्थात जरूर होता है, ठीक ना। नित्या धातु उपसर्गयो, और कह रहे हैं धातु और उपसर्ग में नित्य ही समास को, नित्य ही संधि होनी चाहिए या होती है। कह रहे हैं संहितैक पदे नित्या, कह रहे हैं नित्य रूप से एक पद में संहिता होगी। फिर कह रहे हैं धातु उपसर्गयो, धातु उपसर्ग में नित्य रूप से संधि होती है। फिर कह रहे हैं समासे नित्या, और समास में भी नित्य रूप से संधि होती है। कह रहे हैं वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते, कह रहे विवक्षाम अपेक्षते, है ना, विवक्षाम अपेक्षते, वाक्य में संधि करना या ना करना, ये अपेक्षते विवक्षाम, कह रहे हैं ये वक्ता के ऊपर निर्भर करता है, वो करना चाहे तो करे और ना करना चाहे तो ना करे, ठीक ना। कह रहे हैं वाक्य में संधि वक्ता के ऊपर निर्भर करता है, वो करना चाहता है तो करे, ना करना चाहता हो तो ना करे। जैसे हमने कहा है एक पद में नित्य होता है, जैसे हिमालय है ना, हिमालय है, वो सार्थक शब्द है हिमालय, तो कह रहे हैं इसमें हम नित्य रूप से, एक पद हो गया, कह रहे हैं इसमें हमको नित्य रूप से करना है। फिर कहे धातु उपसर्ग में, धातु और उपसर्ग में जैसे हमने कहा क्या, स्वागतम, स्वागतम, कह दे इसमें क्या है, सु है और आगतम है ना। कह रहे हैं कि ये सु उपसर्ग हो गया, गम धातु हो गया और आ उसमें उस पर आगतम मतलब हो गया आना, है ना, सम्यक रूप से आइए, है ना। तो कह रहे हैं कि धातु उपसर्ग में होता है, समास में जैसे हमने कहा दिया उपवनम, उपवनम, या फिर कहा दिया राजस, राज्ञा पुरुष, है ना, राज्ञा पुरुष, राजा का पुरुष, राज्ञा पुरुष। तो कह रहे हैं कि समास में भी नित्य रूप से हमको करना चाहिए या होती है। और फिर कह रहे हैं कि वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते, वाक्य में वक्ता के ऊपर निर्भर करता है कि वो करना चाहता है तो करे, ना करना चाहता है तो ना करे। समझ में आ गया। तो फिर उसके बाद अब हम जान गए कि संधि कहाँ कहाँ होती है, संधि कहाँ कहाँ होती है, संहितैक पदे नित्या, है ना, एक पद में नित्य रूप से संधि होती है। फिर कह रहे हैं नित्या धातु उपसर्गयो, और धातु उपसर्ग में नित्य रूप से संधि होती है। फिर कह रहे हैं नित्या समासे, समास में भी नित्य रूप से हमको संधि करनी ही पड़ती है। और कह रहे हैं वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते, वाक्य में वक्ता के ऊपर निर्भर करता है कि वो करना चाहता है तो करे, ना करना चाहता है तो ना करे, ठीक। अब हम संधि के कितने भेद हैं, है ना, संधि के मुख्यतः कितने भेद हैं, तो कह रहे हैं संधि के मुख्यतः कितने भेद हैं, 3 भेद। संधि के मुख्यतः कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। कौन कौन, एक पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। कह रहे हैं स्वर संधि को ही क्या कहते हैं, अच संधि कहते हैं। स्वर संधि को क्या कहते हैं, अच संधि। अच मतलब क्या होगा, स्वर। अच में क्या क्या वर्ड आते हैं, है ना। अच में माहेश्वर सूत्र का प्रथम जो है 4 वर्ड आते, 4 सूत्र आते हैं, है ना। कौन, अक, है ना। कह रहे हैं कि आ ई उ रील रिक, है ना, है ना, आ ई उ र रील रिक ए ओंग आय औच। तो कह रहे हैं 4 सूत्र आते हैं। तो अच में कब क्या क्या आ गए, आ, है ना,
ई, उ, री, ली, फिर ए, ओ, ऐ, औ। कह रहे हैं यही आते हैं 9। तो कह रहे हैं स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है। अब स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि जब स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के मेल से, है ना, जब स्वर वर्ण से मिलता है उसमें जो नया विकार होता है उसी को स्वर संधि कहते हैं। इसलिए स्वर संधि कहा गया है। यहाँ स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के वर्ण से मेल होता है, ठीक ना। स्वर का स्वर से मेल होता है। जैसे मान लीजिए आ प्लस आ या ई प्लस ए, है ना। कह रहे हैं कि यहाँ स्वर का स्वर के से मेल होता है ना, इसलिए इसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि का कह रहे हैं कि इसमें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जो है व्यंजन होगा और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो, उससे कोई मतलब नहीं। कह रहे हैं व्यंजन शब्द का पहला प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा? व्यंजन हो, और दूसरा व्यंजन है तब भी वो व्यंजन होगा, और नहीं तो स्वर है तब भी वो व्यंजन होगा। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन होगा और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। समझ में आ रहा है? स्वर संधि कहते हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर हो, तो उसे स्वर संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि कहते हैं प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जो है व्यंजन हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो या कोई भी हो, तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा? व्यंजन, है ना, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण चाहे व्यंजन हो चाहे विसर्ग हो चाहे स्वर, तो उसे क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहते हैं, है ना। समझ में आ रहा है? स्वर संधि को अच संधि कहा जाता है। व्यंजन संधि को हल संधि कहा जाता है। हल में हा, या, वा, र, ट से लेकर लड़, है ना। व्यंजन, इसमें व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है या व्यंजन का स्वर से मेल होता है, तो इसे व्यंजन संधि कहा जाता है। विसर्ग संधि इसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा? विसर्ग होगा और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण चाहे व्यंजन होगा चाहे विसर्ग होगा चाहे स्वर होगा, उसे विसर्ग संधि। समझ में आ रहा है? अब देखिए स्वर संधि जान गए। अच संधि, इसको अच संधि भी कहा जाता है। कभी कभी पूछ लेता अच संधि के कितने भेद हैं या फिर स्वर संधि के कितने भेद। तो स्वर संधि अच में कितने वर्ण आते हैं? 9 आते हैं। मुख्यतः स्वर कितने होते हैं? 9 होते हैं, ठीक। और व्यंजन हल में कितने वर्ण होते हैं? व्यंजन में कितने वर्ण होते हैं? 33 वर्ण होते हैं, ठीक ना। और कभी कभी पूछ लेता हल में कितने वर्ण होते हैं? हल में जो है 34 हो जाएंगे, क्योंकि हा जो है 2 बार आया है। तो जब इसको पूछता हल में कितने वर्ण, हल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो हो जाएगा 34। और नहीं तो यदि पूछा कि व्यंजन में कितने वर्ण आते हैं तो 33, ठीक ना। अब देखिए स्वर संधि के भेद। हमने पहले देखा कि संधि के कितने भेद है? 3 है। अब यहाँ देख रहे हैं कौन कौन है? अच संधि या स्वर संधि, व्यंजन संधि या हल संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। अब हम देख रहे हैं स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि कितने भेद होते हैं? मुख्यतः कितने होते हैं? 5, है ना। स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। तो दीर्घ संधि किसे कहते हैं? तो दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? अका सवड़े दीर्घ। यण संधि का सूत्र क्या है? इको यणचि। गुण संधि का क्या सूत्र है? आदि गुणः। वृद्धि संधि का क्या सूत्र है? वृद्धि रेचि। अयादि संधि का क्या सूत्र है? एचो यवा यावा, ठीक। तो स्वर संधि के 5 भेद हो गए। दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि, ठीक। तो
दीर्घ संधि का सूत्र हो गया अका सवर्ण दीर्घ, यण संधि का इको यणचि, गुण संधि का आद गुण, वृद्धि संधि का वृद्धि रेचि और अयाद संधि का एचो यवा यावह, एचो यवा यावह। तो हमने आप लोग को आज संधि के बारे में बताया कि संधि किसे कहते हैं। परासन्निकर्षः संहिता, दो वर्णों की अत्यंत निकटता को संहिता कहते हैं। अर्थात जब दो वर्ण के मेल से जो उसमें विकार होता है ना, दो वर्ण क्या कह रहे, जब कोई शब्द, जब पास पास दो शब्द, उसमें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, जब उसके मिलने से जो उसमें विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो फिर बताया हमने आपको संधि कहाँ कहाँ होती है। तो बताया संधि संहितैक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तुषा विवक्षाम अपेक्षते, कि जो है संहिता जो है एक पद में नित्य रूप से होती है और फिर कहें धातु स्वर्ग में नित्य रूप से होती है, नित्या समासे और समास में भी नित्य रूप से होती है। और कह रहे हैं वाक्य तुषा विवक्षाम अपेक्षते, कह रहे हैं कि वाक्य में वक्ता के ऊपर निर्भर करता है कि वह करना चाहे तो करे, ना करना चाहे तो ना करे। ठीक, तो उसके बाद हमने आपको बताया कि संधि के कितने भेद हैं। संधि के मुख्यतः 3 भेद हुए। कौन कौन? स्वर संधि, अच संधि। स्वर संधि को क्या कहते हैं? अच संधि। व्यंजन संधि या हल संधि, व्यंजन संधि को ही क्या कहते हैं? हल संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। फिर कह रहे हैं स्वर संधि, स्वर जहाँ स्वर वर्णों का आपस में मेल होता है ना, उसे स्वर संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो, दूसरे शब्द का जो है प्रथम वर्ण व्यंजन या स्वर हो, तो उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। विसर्ग संधि कहते हैं, विसर्ग संधि जिसमें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होता है? विसर्ग होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो आप लोग को ये संधि के बारे में बताया, संधि के भेद बताया। संधि के स्वर संधि के कितने भेद हुए? 5 भेद हुए। दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयाद संधि। तो दीर्घ संधि का सूत्र है अका सवर्ण दीर्घ, यण संधि का सूत्र है इको यणचि, गुण संधि का सूत्र है आद गुणः, वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि और अयादि संधि का सूत्र है एचो यवा यावः। तो हम आप लोग को कल दीर्घ संधि के बारे में बताएंगे कि दीर्घ संधि किसे कहा जाता है। यही सूत्र है अका सवर्ण दीर्घ। ये सब सूत्र जो है इसी से जो है दीर्घ संधि के बारे में हम आसानी से जान सकते हैं। आपको इसके पहले माहेश्वर सूत्र के बारे में बताए थे कि माहेश्वर सूत्र कितने हैं, है ना। माहेश्वर सूत्र से हमने बताया आपको कि प्रत्याहार इससे बनाया गया है। तो 42 या 43 प्रत्याहार जो बनते हैं, तो उस 42 प्रत्याहार में जो है अक प्रत्याहार भी आता है। तो कह रहे हैं दीर्घ संधि अका सवर्ण दीर्घ। तो ये कह रहे हैं कि अक वो प्रत्याहार से ही हम व्याकरण की सिद्धि कर किया गया है ना। आचार्य पाणिनि ने जो है व्याकरण जो प्रत्याहार बनाए हैं उससे व्याकरण की सिद्धि किया गया है। व्याकरण में उसकी बहुत आवश्यकता हुई है। अतः तो प्रत्याहार आप लोग जानते ही हैं। तो कल हम आप लोग को स्वर संधि के भेद में दीर्घ संधि के बारे में बताएंगे, ठीक ना। हम आशा करते हैं इसको आप लोग जान गए होंगे। कल हम आप लोग से पुनः मिलते हैं दीर्घ संधि के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।